कानपुर में फर्जी असलहा लाइसेंस केस की अब एसआईटी तहकीकात करेगी। दरअसल 5000 से ज्यादा असलहा लाइसेंस की हकीकी फाइलों के मुश्तबा होने के बाद डीएम ने हुकूमत को एसआईटी से इसकी तहकीकात के लिए लिखा है। अब इससे मुताल्लिक एक और मामला सामने आया है। महकमा जाती तस्दीक के मुताबिक पता चला है कि 800 से ज्यादा असलहा लाइसेंस की मजीद फाइलें गायब हैं। इस मामले को विकास दुबे केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कुछ असले की जो फाइलें हैं वो मिल नहीं रही हैं शस्त्र लिपिक के कस्टडी में। इसी संबंध में डीएम साहब के द्वारा जांच करवाई गई थी और जांच करवाने के बाद उसमें शस्त्र लिपिक के खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ, जो कोतवाली में मुकदमा कायम है, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन एसआईटी की रिकमेंडेशन पे उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी से करवाने के लिए एक प्रपोजल भेज दिया गया है। लेकिन जब तक सीबीसीआईडी इसको टेकअप नहीं करती तो कोतवाली पुलिस के द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसमें जिनकी कस्टडी में होना चाहिए था और किस कारण से ये फाइलें गायब हुई, कब से कब तक गायब हुई, ये सारी इन्वेस्टिगेशन उसमें आएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बन रहा है और क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी और फिर डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी उसके खिलाफ होगी। असला लाइसेंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर एसएसपी ने ये संज्ञान में लिया है कि कानपुर में 5000 फाइलें ऐसी संदिग्ध पाई गई हैं जो असला के फर्जी लाइसेंसों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 800 फाइलें गायब भी हैं जिनका कोई आता पता भी नहीं है। बिकरू कांड के बाद जिस तरह से फर्जी असला लाइसेंस का बड़ा खुलासा हुआ था और उसकी एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन इस मामले की जांच के लिए अब एसएसपी ने सीबीसीआईडी जांच की मांग की है। इसके लिए शासन को पत्र लिख दिया गया है। हालांकि अभी ये जांच कानपुर कोतवाली पुलिस करेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। फौज के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का मेरठ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक लड़की भी है। पुलिस के मुताबिक इस लड़की के जरिए यह गिरोह हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के फौजियों को फोन और सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप में फंसाता था। फिर होटल में बुलाया कर वीडियो बना ली जाती थी और इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक इस तरह की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे ही एक मामले में नौचंदी थाना पुलिस और साइबर सेल में शिकायत के बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज से सुराग हासिल करके गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। मुलजमीन के पास से लड़की की 12 फर्जी आईडी और मोबाइल बरामद हुए हैं। साइबर सेल और थाना पुलिस इस गिरोह के दीगर 3 अफराद की भी तलाश कर रही है और मामला हनी ट्रैप का होने के सबब गहराई से जांच कर रही है। पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाला बिकरू मामले में अभी कई अफसरों पर कार्रवाई होनी है। विकास दुबे और उसके गैंग को बढ़ावा देने वाले इन अफसरों पर कार्रवाई की एसआईटी ने सिफारिश की है। जांच के बाद कसूरवार अफसरान पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एसआईटी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी है उसमें कुछ गजेटेड ऑफिसर्स को दोषी पाया गया है और कुछ हमारे जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स एंड बिलो, उनको भी उसमें दोषी पाया गया है। इस संबंध में जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर्स हैं और जो दोषी पाए गए हैं एसआईटी की रिपोर्ट में, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एसपी पूर्वी कानपुर नगर के अध्यक्षता में जो है विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। बिकरू कांड के बाद पुलिस पर सवाल उठे और उसके बाद एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी की जांच के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। कई लोगों को दोषी पाया जा रहा है। अब नई जो बात सामने आई है उसमें 11 सीओ दोषी पाए गए हैं और एसआईटी ने उन पर कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। वहीं कई और अन्य पुलिसकर्मी भी इसमें दोषी पाए गए हैं, जिसके लिए विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। आईजी ने जिस तरह से बताया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई विभाग द्वारा और शासन के द्वारा दोनों तरह से की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी में दीनी मदारिस के सालाना इम्तिहानात इस बार इल्तबा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के माली इमदाद याफ्ता 500 से ज्यादा दीनी मदारिस में सालाना इम्तिहानात के इनेकाद को लेकर मदारिस के दरमियान इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात फरवरी और मार्च के दरमियान मुकम्मल हो जाया करते थे, लेकिन इस बार अभी तक मदरसा बोर्ड ने न तो सालाना इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किया है और न ही इम्तिहानात के फॉर्म जमा किए हैं।
मदरसा बोर्ड के इस रवैये पर दीनी मदारिस के जिम्मेदारान और मदारिस से वाबस्ता तंजीमों के दरमियान अलग अलग राय बन गई है। एक जानिब दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि लॉकडाउन के बाद मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वहीं दूसरी जानिब दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना है कि अगर मदरसा बोर्ड सालाना इम्तिहानात वक्त पर कराने का फैसला करता है तो दीनी मदारिस इम्तिहानात कराने को तैयार है। फिर भी जल्दबाजी में बहुत सी जगह मदरसों में बच्चे रह गए, नहीं जा सके क्योंकि ट्रेन बंद हो गई, फिर जाना मुश्किल हो गया। तो 2-2 महीने पड़े रहे बच्चे यहीं, जिनका मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बर्डन पड़ा, खाना पीना 2 महीने तक खिलाना पिलाना। फिर किसी तरह ट्रेन से बस से मैनेजमेंट ने भेजा उनको, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां थीं उसमें। एक तो कोरोना ऐसा मर्ज, उसमें बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए मैनेजमेंट को बहुत दिक्कत रही। लेकिन भेजा तो अब वो उनके वालिदैन भी नहीं भेजेंगे। हम लोग हालांकि ऑनलाइन में वो कनेक्ट है, बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आने के बारे में ना वो सोच रहे हैं ना उनके अभी गार्जियन सोच रहे हैं। और हम भी डर रहे हैं बुलाने में, क्योंकि अभी मर्ज कंट्रोल में नहीं है और बच्चों को उतनी वो एहतियात नहीं करा पाएंगे हम, इसलिए हम भी बुलाने में डर रहे हैं। अगर मदरसा बोर्ड ने मुस्तैदी और दिलचस्पी का मुजाहरा किया तो मुमकिन है कि ये बर वक्त भी करा लें। ये मदरसा बोर्ड के ऊपर मुनहसिर है कि वो किस तरीके से मुस्तैदी से काम लेते हैं और सिलसिले में क्या अपना निज़ाम अपनाते हैं। मदारिस की तैयारी है इम्तिहानात की? हाँ, मदारिस की पूरी तैयारी है। मदारिस हुकूमत के निज़ाम के मुताबिक पूरे तौर पर चल रहे हैं। ऑनलाइन निज़ाम तालीम भी जारी रहा और मदारिस ने इसको पूरी मुस्तैदी के साथ ऑनलाइन तालीम जारी भी रखी। तो इम्तिहानात वक्त पर हो सकते हैं। मदारिस इस सिलसिले में तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह का आज यौम पैदाइश है। किसान तहरीक के बीच साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह सभी सियासी जमातों के लिए खास बन गए हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा माने जाते थे, लिहाजा तमाम पार्टियां उन्हें अपने अपने तौर पर याद कर रही हैं। वाज़ेह है कि चौधरी चरण सिंह का यौम पैदाइश यौम किसान के तौर पर भी मनाया जाता है। सही मायनों में चौधरी चरण सिंह की ज़रूरत आज थी। आज अगर वो होते तो किसान की ये हालत ना होती जो आज इस देश में इस सरकार के सामने हो रही है। हम लोग उनको याद कर रहे हैं और आज पूरा देश का किसान चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है। हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो अपने पार्टी को खड़ा तो किया ही, लेकिन समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा थी। गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। इसलिए चौधरी साहब किसान पुत्र और किसान के रूप में, नेता के रूप में मनाया जाता है। इसलिए सभी पार्टी के लोग उनकी जयंती मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि, अन्य कार्यक्रम जो होता है वो करती पार्टी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे हैं। उनकी जयंती पे सभी राजनीतिक दलों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, चाहे उनके बेटे की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी या और विपक्षी दल। सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन एक बात खास रही कि किसानों के मुद्दे पे सभी दलों की राय अलग अलग रही। ये कहा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह एक मुद्दा बन चुके हैं और उस मुद्दे को भुनाने में सभी राजनीतिक दल आगे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। बकरीद और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का जश्न इस साल कोरोना वबा के भीड़ चढ़ जाने के बाद दिवाली को भी कोविड गाइडलाइन की पाबंदियों के तहत मनाया गया और अब क्रिसमस की तैयारियां भी कोविड गाइडलाइन के तहत एहतियाती इक़दामात के साथ की जा रही हैं। मेरठ में भी मुख्तलिफ गिरजाघरों को खुसूसी झांकियों से सजाया गया है। लेकिन क्रिसमस प्रेयर के मौके पर अकीदतमंदों की तादाद को महदूद करने के लिए प्रेयर के औकात में तब्दीली की तदबीर इख्तियार की गई है। देखिए, हमारा जो त्यौहार है वो वर्ष में एक ही बार आता है, तो हम नहीं चाहते कि हम लोगों को मना करें कि हम उसे मनाएंगे नहीं। पर हाँ, ज़रूर है कि सारे जो एहतियात हैं, चर्चेस को सैनिटाइज़ करना और हर एक तरीके से सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल, थर्मल स्कैनर्स का इस्तेमाल, सब चीज़ें और शिफ्ट्स में चर्चेस को किया जा रहा है। हमारे यहाँ 25 दिसंबर को 9 बजे की सर्विस, 10:30 बजे की सर्विस और 12 बजे की सर्विस है। और उसके बाद भी अगर आगंतुक आएंगे तो उसके बाद भी हम अपनी आराधना करेंगे चौथी शिफ्ट में भी। ये हम अनाउंसमेंट पहले से ही। पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म है।
ऐसे में आवाम के दिलों में सवाल उठना लाजमी बात है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने लोगों से बातचीत की। कोरोना वैक्सीन का इंतजार लगभग खत्म होने को है और जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में इसको लेकर किस तरह के सवाल हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं। जिस तरह से वैक्सीन आ रही है उसके बारे में कई बातें हो रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह की उनके मन में सवाल हैं। सर, आप बताइए कि किस तरह के सवाल हैं, अब क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन आ रही है, किस तरह के सवाल हैं और कैसी उम्मीद है, कैसा लग रहा है? हम लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ी चिंतित थे, मगर जब हम लोगों को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन मिला कि दिसंबर लास्ट या जनवरी वीक में आने की उम्मीद है, तो हम लोगों को थोड़ा विश्वास जागा है, थोड़ा लोगों को हिम्मत भी आई है, लोग घर से निकले भी हैं कि वैक्सीन आने वाली है, खतरा इससे टलेगा थोड़ा, और आगे भी हम लोगों को अच्छी उम्मीद की आशा लग रही है गवर्नमेंट से। सर, आप बताइए कि क्या लग रहा है, कुछ अलग अलग तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं, अफवाहें भी आ रही हैं, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब जैसे कि उम्मीद तो जागी है, अभी कल ही न्यूज़ में था, मैंने देखा कि सिंगापुर में ये फाइज़र का ट्रायल चालू हो गया है। वैसे ही हमें भी हेल्थ मिनिस्टर द्वारा जो है क्या कहते हैं जानकारी मिली है, मतलब हम लोग ने भी मीडिया में सुना है कि मीडिया के थ्रू कि ये वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, तो इससे एक उम्मीद जगी है कि अब चीज़ें नॉर्मल होंगी धीरे धीरे। नो डाउट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी इसका कुछ पता नहीं है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कितनी जल्दी ये वैक्सीन सही साबित होगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जागी है कि कुछ ना से हाँ है। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो कोरोना का वैक्सीन आया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग महामारी से गुजर के निकले हैं, ये समझ लीजिए एक बहुत आपातकाल जैसी स्थिति हो गई थी, और वैक्सीन जो आ रही है लोगों में एक तरफ देखा जाए तो जल्दी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आ जाए, तो कम से कम इस महामारी से किसी तरीके से किसी भी प्रकार से बचाव किया जा सके। और स्वास्थ्य मंत्री ने जो बोला इसमें जितना भी अच्छा हो जाए और जितना जल्दी हो जाए, कोशिश रहे कि इस महामारी को हम लोग दूर कर सके और वैक्सीन को शुरुआत जल्दी से जल्दी जितना हो जाए इतना कर दें, क्योंकि आम पब्लिक में आज भी कहीं ना कहीं दहशत है, और वैक्सीन आ जाएगी तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल या मतलब बीमारी का जो खतरा, महामारी, डर जो है, ये सब दूर हो जाएंगे इनसे। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों को उम्मीद के साथ खुशी भी है, लेकिन उनके मन में कुछ अफवाहों को लेकर डर भी है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। कोई है जिससे आप करें एक्सपेक्ट मोर? हमदर्द रोग नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। और रुख करेंगे बिहार की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। क्राइम कंट्रोल को लेकर एक्शन में वजीर आला नीतीश कुमार पहली मर्तबा पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर, जराइम पर काबू पाने के लिए दी सख्त हिदायत। रियासत के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी, 9 मेडिकल कॉलेजों में तिब्बी खिदमात ठप। गैर मुल्की शहरियों की गिरफ्तारी के मामले में कटिहार पुलिस की तफ्तीश जारी, बारीकी से चलाई जा रही है तलाशी मुहिम। हालिया दिनों हुई वारदातों के बाद वजीर आला नीतीश कुमार आज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और नज्म नस्क को लेकर हुकाम को कई हिदायत जारी की। वज़ीर के हाल के दिनों में दरभंगा शहर में सोने की लूट समेत रियासत में कई बड़ी वारदातें हुई हैं, जिसके बाद नज्म नस्क पर सवाल उठाया जा रहा है।
हुकाम से मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही बदलाव दिखेगा। सब पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत हम लोगों ने की है। आज हम खास तौर पर आए थे, आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है, तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है, इन लोगों का प्रेजेंटेशन था। क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, हमको भरोसा है। लेकिन सब चीज़ के बारे में पूरी बातचीत हो रही है और एक एक चीज़ की चर्चा। रियासत में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से डॉक्टरों का मुतालबा स्टाइफंड की रकम बढ़ाने की मांग को लेकर है। रियासत के 9 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल के सबब मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोविड ड्यूटी छोड़कर सभी कामों को ठप कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर्स ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दरहम बरहम निजाम को दुरुस्त करना आसान नहीं है। हड़ताल की वजह से कुछ ऑपरेशन भी टाल दिए गए। सूरत-ए-हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ गई है और सीनियर डॉक्टर लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि मरीजों को परेशानी नहीं हो। तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक की तस्वीर है, जहां पर सीनियर डॉक्टर देख सकते हैं कहीं विजिट करने के लिए आए हैं। हालांकि ऑपरेशन का जो काम है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है, चूंकि जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन के काम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं और सीनियर डॉक्टरों की संख्या कम है। ऐसे में देख सकते हैं कि फिलहाल जो गंभीर रूप से जो बीमार मरीज हैं उनके पास अभी विजिट करने के लिए डॉक्टर पहुंचे हैं और कोशिश पीएमसीएच की है कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, लेकिन डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, एक चुनौती है। यहाँ पर सर्जिकल वार्ड के एचओडी हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी बढ़ गई आपको? बहुत परेशानी नहीं है, हम लोग मैनेज ही कर रहे हैं, है ना। सभी मरीज को देखा जा रहा है। हमारे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 रेजिडेंट और इंटर्न लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी में भी हमारा लड़का जो है सो जो जिसका यूनिट है आज है विमल मुकेश का है, तो वहाँ इमरजेंसी में भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब लेकिन चूंकि पीजी वहाँ नहीं। जिस तरह पहला दिन है तो आज बहुत इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो कितना इसका बुरा असर? कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सीनियर डॉक्टर हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, कार्य नहीं पड़े, लेकिन थोड़ा सा अगर हड़ताल लंबा खिंचता है तो थोड़ा पड़ सकता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग अभी विजिट करने के लिए पहुंचे हैं, एक बड़ी चुनौतियां हैं आप लोगों के साथ कि अब इतने बड़े अस्पताल में इतने संख्या में मरीज हैं, कैसे टैकल करें? एक्चुअली क्या है कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, तो हम लोग जो जूनियर डॉक्टर का तो रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अगर नहीं रहने से हम लोग जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, इंटर्न्स हैं, सभी लोग भी एक्टिव मोड में आ गए। एक्टिव मोड में आएंगे ताकि उसके ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हम लोग वार्ड का राउंड ले रहे हैं, इस पर इमरजेंसी का राउंड, अभी ओटी से आए हैं। आपको आप बता रहे हैं कि आज पहला दिन है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जल्द ही अगर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौट सकेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल ही नहीं बल्कि बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मरीज सुबह से ही इंतजार करते नजर आए, लेकिन ओपीडी में ताला लगा रहा। पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और दरभंगा में भी डीएमसीएच में भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर चले गए हैं, जिसको लेकर ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवा को बाधित कर दिया है जूनियर डॉक्टरों ने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ओपीडी है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है और इसे बाधित करने के बाद से जो है जो दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि कब ये ओपीडी चालू होगा
और चालू होगा भी या नहीं होगा अंदेशा उनको ये भी है कि पूरे दिन उनका जो है यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जो दूसरे ज़िला से भी यहाँ, चूँकि ये उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसको लेकर नेपाल के सीमा तक से यहाँ पेशेंट आते हैं। आप देख सकते हैं ये भीड़ है उन मरीजों की जो यहाँ बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ इलाज की चाहत में आए हुए थे, लेकिन अचानक से हड़ताल पर चले जाने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। यहाँ का हड़ताल पर आज नहीं होगा, VS प्रसाद सिद्धि खाना है। परेशानी अब रात में कहाँ रुकेंगे हम। तो ये सुपौल जिला से आए हैं और परेशानी इनको स्वाभाविक है, होना तय है। तो ऐसे में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आज टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये अंदेशा में यहाँ पर मरीज बैठे हुए हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने 4 जनवरी से स्कूल खोलने के फैसले पर बिहार हुकूमत की सताश की है। वहीं ये भी ऐलान किया है कि 18 जनवरी तक उनके दीगर मुतालबात नहीं पूरे हुए तो किसानों की तरह निजी स्कूलों के असातिज़ा भी सड़क पर उतरेंगे। एसोसिएशन के कौमी सदर शमाइल अहमद के मुताबिक 4 जनवरी से खुल रहे स्कूलों को लेकर एसोसिएशन ने एक कमेटी तश्कील दी है जो स्कूल में कोविड और उसके एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से मॉनिटरिंग करेगी। एसोसिएशन के कौमी सदर से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में 4 जनवरी से स्कूलें खुलने जा रही है। हुकूमत ने यह फैसला किया है। काफ़ी दिनों से स्कूलें बंद थी जिसकी वजह से तलबा भी परेशान थे और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से ये बाकायदा बार बार मुतालबा किया जा रहा था। हमारे साथ एसोसिएशन के कौमी सदर शुमाइल अहमद साहब हैं। शुमाइल साहब, क्या तैयारी है? अब तो स्कूल खुलने जा रही है और आपके जो मुतालबात थे, 4 मुतालबात को लेकर आप लोगों ने तहरीक छेड़ने का ऐलान किया था, तो क्या हुआ उन तमाम चीज़ों का? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने लगातार पिछले 9 महीने से कोविड को लेकर स्कूल जो बंद थे तो हमने सरकार से कई मांगे रखी थी। हमारी जो मेन मांगे थी कि स्कूल को स्पेशल पैकेज दिया जाए, पिछले 9 महीने से फीस नहीं आ रही उसको लेकर था, और दूसरा स्कूल खोलने को लेकर के था, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो RT का पैसा जो पिछले 4 सालों से सरकार ने नहीं मुहैया करा था, उसको लेकर के हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 2 जनवरी तक अगर आपने हमारी इन सब मांगों को, जो 8 पॉइंट मांग थी, नहीं करेंगे तो हम लोग पटना को घेर लेंगे जैसे दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। तो अब तो 4 तारीख से स्कूल खुलने जा रही है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को कि उन्होंने हमारे इस मांग को फ़ौरन कबूल किया और 4 जनवरी से स्कूल खोलने का इन्होंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन बाकी जो मांगे हैं अभी तक वो उन्होंने पूरा नहीं किया है और 18 जनवरी का उन्होंने दिया है डेडलाइन कि हम 18 तारीख को जो हमारे जो प्राइमरी सेक्शन है और जूनियर सेक्शन है उस स्कूलों को वो खोलने का वो अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है आपने अपने तहरीक को मुलतवी कर दिया है? नहीं, तहरीक को मुलतवी नहीं किया है। अभी हमने हमारे जो एसोसिएशन से जितने साथियों हैं उनसे मैंने कहा है कि इनको 4 तारीख को स्कूल खोलने दीजिए और 18 तारीख तक इन्होंने कहा है कि हम प्राइमरी और जूनियर सेक्शन खोलेंगे, लेकिन जो हमारे जो डिमांडें हैं उस डिमांड हमारा उनके साथ बना रहेगा और उस डिमांड को हम उनसे कहेंगे कि अगर वो पूरा नहीं करते हैं 18 के बाद तो फिर हम जो उनके साथ पहले से तय रखा है कि अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो पटना को हम घेरेंगे जैसे दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है। तो ये तभी होगा जब वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। यानी 18 तारीख तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो तहरीक जो है एक बार फिर आप लोग शुरू करेंगे, पटना को घेरेंगे, ये एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया है। बिल्कुल, चूँकि तैयारी पूरी हो चुकी थी और हमारे जितने 25,000 से ज़्यादा स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और लाखों टीचर जो पिछले 9 महीने से परेशान थे, भूखमरी के कागार पे पहुंच चुके थे, सैकड़ों स्कूलें बंद हो चुके थे और ख़ास करके जो किराए पे स्कूल चल रहे थे उनको उनके मकान मालिक ने नोटिस दे रखा था और कई हमारे स्कूल के टीचर दूसरे रोजगार में चले गए थे पढ़ाई छोड़ कर। अभी भी तो वहीं पे हैं? अभी भी बिल्कुल जो हालात पिछले 9 महीने से लगातार जो चली आ रही थी वो हालात अभी भी है, लेकिन एक थोड़ा सा चूँकि स्कूल 4 तारीख से खुलने जा रहा है तो एक माहौल लग रहा है कि सरकार थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो एसोसिएशन की जानिब से स्कूलों को क्या आप लोगों ने हिदायत दिया है? चूँकि कोविड को लेकर अभी भी मामला है, काफ़ी दिनों बाद जो है स्कूल खुलने जा रही है तो बच्चे स्कूल जाएंगे, जाहिर है असातिज़ा भी पहुंचेंगे, तो एसोसिएशन की जानिब से कुछ कहा गया है?
सरकार की जो घोषणा हुई है कि 4 जनवरी से स्कूल खोलने के लिए, उसको लेकर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई है। जो लोग ट्रेंड होंगे और जानकार होंगे और विभिन्न स्कूलों में जा कर के स्कूल को कैसे हाइजीनिक रखा जाए, कैसे बच्चों को अच्छे से सुरक्षित रखा जाए और कैसे वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है उसको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसके लिए हमारी टीम विभिन्न स्कूलों में जाएगी और जा कर के बच्चों के सेफ्टी के लिए उनको गाइडलाइन देगी। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा, ये थे शुमाइल अहमद साहब। और जाहिर है प्राइवेट एसोसिएशन जो है स्कूलों का, चिल्ड्रन एंड वेलफेयर एसोसिएशन, ये भी तय करेगा कि स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ मसला पेश नहीं आवे कोविड को देखते हुए। उस सिलसिले में भी एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगी एक तरह से। साथ साथ एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि जो उनके मुतालबात हैं वो मुतालबात अभी तक माने नहीं गए हैं। सिर्फ स्कूल खोलने की बात हुई है, इसके अलावा कई सारे मसले हैं निजी स्कूलों के जो अभी भी बरकरार हैं। और एसोसिएशन ने दावा किया है कि अगर मुतालबात माने नहीं जाते हैं तो उनका तहरीक, उनकी मुहिम जो है आगे भी जारी रहेगी। महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। अफगान शहरियों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद कटिहार जिला पुलिस और खुसूसी टीम दोबारा चौधरी मोहल्ले के उस मकान की तलाशी लेने पहुंची जहां से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तमाम चीजों की बारीकी से जांच की गई। कटिहार में 5 विदेशी नागरिक पकड़े जाने के बाद लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है और अब ताजा अपडेट यह है, चौधरी मोहल्ला का ये वो आवास है जिसमें ये 5 अफगानी नागरिक लंबे दिनों से यहाँ रह रहे थे। और अब पुलिस के साथ साथ विशेष टीम जांच पे पहुंचे हैं और जो भी तथ्य है उसके खुलासा का कोशिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर बड़ी बात अब यह है कि इस जो भाड़ा का मकान था, इसमें कई रूम उस दिन सील बंद करके रखा गया था। अब उन रूम जो है उसको खोलने की कोशिश किया जा रहा है और उन तमाम तत्वों को खंगालने की कोशिश किया जा रहा है। क्या रहा है उन लोग का और क्या और सामान इसमें से बरामद हो रहा है, इसके लिए विशेष टीम मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया है और उन्हीं के मौजूदगी में यह तमाम प्रक्रिया हो रहा है। कुल मिलाकर चर्चा यह है कि हाल के दिनों में सीमांचल इलाका और देश के कई हिस्सों में जो देश विरोधी तत्व का मॉड्यूल डेवलप करने की कोशिश किया गया है, कहीं ना कहीं इस आधार पर इन लोग के थ्रू से ही आर्थिक लेन देन का बात हुआ है और यह सूत्र के हवाले से अभी पुख्ता नहीं हुआ है। लेकिन इसी बिंदु पर अब बड़ा जांच होना है। हो सकता है इस ग्रिल के उस पार में और बहुत बड़ा खुलासा हो जो देश के लिए भी चौंकाने वाले कई तथ्य सामने ला सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।